नमस्कार दोस्तों। किताबों से सीखा में आपका स्वागत है। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। ये शब्द हैं उस इंसान के जिसने भारत को दुनिया की स्पेस और मिसाइल शक्ति बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इसी इंसान का रॉकेट एक बार इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि पूरी दुनिया ने हंसी उड़ाई। उस दिन जब सब टूट गए थे, तब इस शख्स ने क्या किया? अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और एक चर्च में ले गए। वहां खड़े होकर बोले, हम फिर से कोशिश करेंगे। और फिर इतिहास बदल गया। आज की किताब है विंग्स ऑफ फायर, भारत के मिसाइल मैन, राष्ट्रपति और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी। रामेश्वरम के एक मछुआरे के बेटे से लेकर भारत रत्न तक ये जर्नी आम नहीं है। इसमें है असफलताओं को गले लगाने का हुनर, सपनों के लिए पागल होने की जिद और देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर देने का जज्बा। अगले कुछ मिनटों में जानिए वो सीक्रेट्स जिन्होंने एक साधारण लड़के को असाधारण बना दिया। हर चैप्टर में छिपा है एक ऐसा लेसन जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। अध्याय 1। तो दोस्तों, अब शुरू होती है वो कहानी जो हर युवा को सुननी चाहिए। 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु, एक छोटा सा द्वीप शहर जहां समंदर की लहरें और मंदिर की घंटियां ही जिंदगी की धड़कन थीं। इसी शहर के मॉस्क स्ट्रीट में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का। कलाम साहब के पिता जैनुलाब्दीन एक नाव बनाने वाले थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर विजडम का अथाह सागर था। मां आशियम्मा एक आदर्श गृहिणी थीं, सरल, दयालु और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार। घर में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन प्यार और संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। कलाम साहब अपने परिवार के बारे में बताते हैं कि उनके घर में हमेशा सादगी थी। उनके पिता फजर की नमाज से पहले उठते थे और रोजाना कुरान शरीफ पढ़ते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनके सबसे अच्छे दोस्त थे पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के हेड प्रीस्ट थे। यहीं से कलाम साहब को मिला उनका पहला जीवन पाठ। धर्म इंसान को बांटता नहीं, जोड़ता है। असली धर्म है इंसानियत। जैसा मैंने कहा, परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय था और रामेश्वरम में ट्रेन रुकती थी। कलाम साहब को घर चलाने में मदद करनी पड़ती थी और यहां शुरू हुआ उनका पहला बिजनेस, अखबार बेचना। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जो शख्स एक दिन भारत का राष्ट्रपति बना, वो बचपन में रोज सुबह 4 बजे उठकर रामेश्वरम स्टेशन जाता था और तीर्थ यात्रियों को अखबार बेचता था। लेकिन कलाम साहब कभी इसे बोझ नहीं समझते थे। वो कहते हैं, मैं इसे मजबूरी नहीं, अपनी जिम्मेदारी समझता था। मेरे पिता ने मुझे सिखाया था कि ईमानदारी से की गई कोई भी मेहनत छोटी नहीं होती। सोचिए दोस्तों, आज के ज़माने में कितने बच्चे हैं जो अपने परिवार की मदद के लिए ऐसा कर सकते हैं। कलाम साहब के लिए यह शर्म की बात नहीं, गर्व की बात थी। कलाम साहब की प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम के एक छोटे से स्कूल में हुई। वो पढ़ाई में एवरेज थे, लेकिन उनके अंदर सीखने की भूख कुछ खास थी। वो हर चीज को गहराई से समझना चाहते थे। उनके पहले टीचर थे आइया दुराई सोलोमन। एक बार की बात है, सोलोमन सर ने क्लास में सवाल पूछा कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। सब बच्चे थ्योरेटिकल जवाब दे रहे थे, लेकिन कलाम साहब को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने सर से कहा, सर मुझे समझ नहीं आया। अगले दिन सोलोमन सर उन्हें समुंदर के किनारे ले गए। वहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि कैसे उनके पंख हवा को काटते हैं, कैसे वो बैलेंस बनाते हैं। उस दिन कलाम साहब को समझ आया कि असली ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभव में होता है। थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग। और शायद यहीं से शुरू हुआ एक साइंटिस्ट का सफर। वो छोटा बच्चा जो पक्षियों को देखकर उड़ान के रहस्य समझ रहा था, एक दिन रॉकेट्स उड़ाएगा। लेकिन दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कलाम साहब को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा। एक घटना उन्होंने अपने किताब में लिखी है जो बहुत दिल दहला देने वाली है। जब वो 5वीं क्लास में थे तो एक नया टीचर आया। उस टीचर को यह बुरा लगा कि एक मुस्लिम लड़का यानी कलाम साहब फ्रंट रो में एक ब्राह्मण लड़के यानी रामानाथा शास्त्री के साथ बैठा है। उसने कलाम साहब को आखिरी बेंच पर बैठने को कहा।
दोनों बच्चे बहुत दुखी हुए, रोते हुए घर गए। जब रामानाथा शास्त्री के पिता, वही लक्ष्मणा शास्त्री जो मंदिर के हेड प्रीस्ट थे, को ये बात पता चली तो वो गुस्से में स्कूल पहुंचे। उन्होंने उस टीचर को समझाया, एक शिक्षक का काम है बच्चों में ज्ञान की ज्योति जलाना, ना कि समाज में नफरत की आग। अगर तुम बच्चों को धर्म के आधार पर बांटोगे तो तुम शिक्षक बनने के लायक नहीं हो। वो टीचर शर्मिंदा हुआ और उसने माफी मांगी। इस घटना ने कलाम साहब को जिंदगी भर के लिए एक सबक दिया। जात पात, धर्म, संप्रदाय, ये सब इंसान की बनाई हुई दीवारें हैं। असली इंसान वो है जो इन दीवारों को तोड़ सके। जैसे जैसे कलाम साहब बड़े हुए, उनके मन में सवाल भी बढ़ते गए। वो रामेश्वरम के आसमान को देखते और सोचते, उड़ना कैसा लगता होगा, आसमान छूना कैसा होता होगा। उनके बड़े भाई बहन पढ़ लिख चुके थे। बहन ने पढ़ाई छोड़कर शादी कर ली ताकि कलाम साहब की पढ़ाई जारी रह सके। ये सैक्रिफाइस था एक बहन का अपने छोटे भाई के लिए। हाई स्कूल में कलाम साहब ने साइंस और मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट दिखाया। उनके टीचर शिवा सुब्रमण्यन अय्यर ने उनमें पोटेंशियल देखा। अय्यर सर खुद एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने कलाम साहब को अपने घर खाने पर बुलाया। जब उनकी पत्नी ने मुस्लिम लड़के को अपनी रसोई में खाना परोसने से मना किया तो अय्यर सर खुद अपने हाथों से कलाम साहब को खाना परोसा। अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे साथ रहें, मेरे घर में कोई भेदभाव नहीं होगा। कलाम साहब लिखते हैं, उस दिन मैंने सिर्फ खाना नहीं खाया, मैंने प्यार और सम्मान खाया। मैंने सीखा कि बदलाव एक इंसान से शुरू होता है। 1950 में कलाम साहब ने रामेश्वरम छोड़ा, सेंट जोसेफ्स कॉलेज ट्रिची में फिजिक्स की पढ़ाई के लिए। छोटे शहर का एक लड़का जिसने कभी रामेश्वरम से बाहर कदम नहीं रखा था, अब बड़े शहर जा रहा था। डर भी था, लेकिन सपने उससे बड़े थे। उनके बड़े भाई ने विदाई के समय खलील जिब्रान की कविता सुनाई, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। मतलब, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संपत्ति नहीं है, वो जिंदगी की अपनी इच्छा की संतान है। तुम उन्हें अपने जैसा बनाने की कोशिश मत करो, उन्हें वो बनने दो जो वो बनना चाहते हैं। कितने पेरेंट्स आज ऐसा सोच सकते हैं? 1950 में एक साधारण नाविक ने अपने बेटे को ये फ्रीडम दी, ये सोच, ये विजन। यही तो कलाम साहब की असली विरासत थी। दोस्तों, ये था पहला चैप्टर, जड़ों की कहानी। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। अगर इरादे बुलंद हो तो धर्म से बड़ा है इंसानियत। नफरत नहीं, प्यार फैलाओ। शिक्षक सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देते, वो जीवन की दिशा देते हैं। परिवार की सैक्रिफाइस, हर सफल इंसान के पीछे परिवार का त्याग होता है। सपने देखने की हिम्मत, छोटे शहर का लड़का भी बड़े सपने देख सकता है। कलाम साहब ने रामेश्वरम में जो संस्कार सीखे वो उनकी जिंदगी की नींव बन गए। सादगी, ईमानदारी, मेहनत और सबसे बड़ी बात, सपनों को पूरा करने की जिद। लेकिन सवाल यह है, ट्रिची जाने के बाद क्या हुआ? कॉलेज में कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस? क्या वो अपने सपनों के करीब पहुंच पाए? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर, शिक्षा और प्रशिक्षण की कहानी में। अध्याय 2। तो दोस्तों, रामेश्वरम का वो लड़का अब ट्रिची पहुंच चुका है। नया शहर, नए सपने और सबसे बड़ी बात, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की पहली कोशिश। सेंट जोसेफ्स कॉलेज, तिरुचिरापल्ली, 1950 का दशक। कलाम साहब यहाँ फिजिक्स में ग्रेजुएशन करने आए थे, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है। पहली बार घर से दूर, पहली बार हॉस्टल में रहना, खाना अलग, भाषा अलग, लोग अलग। रामेश्वरम में तो सब जानते थे उन्हें, ज़ैनुल आबदीन के बेटे अब्दुल कलाम, लेकिन यहाँ वो सिर्फ एक और स्टूडेंट थे। कलाम साहब लिखते हैं, शुरुआत में बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन मैंने ये अकेलापन अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाया। मैंने किताबों में खुद को डुबो दिया। फिजिक्स उन्हें फैसिनेटिंग लगती थी, खासकर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। वो घंटों सोचते रहते कि अगर फोर्स है तो मोशन है, अगर ड्रीम है तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक बात उन्हें परेशान करती रहती थी, फिजिक्स में इंटरेस्ट था लेकिन पैशन कहाँ था? वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जो सिर्फ थ्योरेटिकल ना हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो देश के काम आए।
1954 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। अब सवाल था, आगे क्या? कलाम साहब का सपना था इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना। हाँ दोस्तों, वो आसमान में उड़ना चाहते थे। बचपन से जो पक्षियों को देखकर सोचते थे, अब वो खुद उड़ना चाहते थे। उन्होंने AIF का एग्जाम दिया, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया देहरादून। पूरी तैयारी की, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गए, लेकिन रिजेक्ट हो गए। सोचिए दोस्तों, कैसा लगता होगा जिस चीज के लिए आपने इतनी मेहनत की, इतने सपने देखे, वो हाथ से निकल जाए। कलाम साहब उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, मैं टूट गया था। देहरादून से ऋषिकेश गया, गंगा किनारे बैठकर घंटों रोया। मुझे लगा मेरी जिंदगी का पर्पस ही खत्म हो गया है। लेकिन फिर उन्हें अपने पिता की बात याद आई। उनके पिता हमेशा कहते थे कि जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो और वो नहीं मिलती, तो समझ लो कि भगवान के पास तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर प्लान है। उस दिन कलाम साहब ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद फाइटर पायलट बनना उनकी डेस्टिनी नहीं है। लेकिन हार नहीं मानी, डायरेक्शन बदली, डेस्टिनेशन नहीं। 1955 में कलाम साहब ने एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में। कोर्स था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अगर पायलट नहीं बन सकते तो वो प्लेन्स डिजाइन करेंगे, अगर खुद नहीं उड़ सकते तो दूसरों को उड़ाएंगे। यहां से शुरू हुआ उनका असली ट्रेनिंग पीरियड। MIT में पढ़ाई बहुत टफ थी, प्रोफेसर्स स्ट्रिक्ट थे, लेकिन कलाम साहब के लिए यह सब एक चैलेंज था, प्रॉब्लम नहीं। उनके प्रोफेसर थे प्रोफेसर स्पॉन्डर, जो जर्मनी से आए थे। बेहद डिसिप्लिन्ड और डिमांडिंग, वो स्टूडेंट्स से परफेक्शन की एक्सपेक्ट करते थे। एक बार की घटना कलाम साहब हमेशा याद करते हैं। फाइनल ईयर में उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया गया, एक लो लेवल अटैक एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाने का। डेडलाइन थी 1 महीने की। कलाम साहब ने दिन रात मेहनत की, लेकिन डेडलाइन तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, थोड़ा काम बाकी रह गया। अगले दिन प्रोफेसर स्पॉन्डर ने उन्हें बुलाया। कलाम साहब डरे हुए थे, सोच रहे थे शायद फील कर देंगे। लेकिन प्रोफेसर ने कहा, कलाम, मुझे तुम्हारी मेहनत दिख रही है, लेकिन मेहनत काफी नहीं है, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होगा। मैं तुम्हें 3 दिन और दे रहा हूं, अगर इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। वो 3 दिन कलाम साहब की जिंदगी के सबसे कठिन दिन थे। 72 घंटे, एक पल की भी नींद नहीं, खाना भी ठीक से नहीं खाया, बस प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट। और तीसरे दिन कंप्लीट। जो प्रोफेसर ने देखा तो मुस्कुरा दिए, बोले, कलाम, तुमने साबित कर दिया कि जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। लेकिन याद रखो, ये प्रेशर तुम पर इसलिए डाला क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास था। एवरेज स्टूडेंट्स पर मैं ऐसा प्रेशर नहीं डालता। उस दिन कलाम साहब को समझ आया, असली टीचर वो नहीं जो आसान बना दे। असली टीचर वो है जो तुम्हारी लिमिट्स टेस्ट करे और तुम्हें तुम्हारी असली कैपेबिलिटी दिखाए। MIT में कलाम साहब की कुछ गहरी दोस्तियां बनी। उनके क्लासमेट थे जो बाद में भी उनके साथ रहे। सबकी फाइनेंशियल कंडीशन ऑलमोस्ट सेम थी, मिडिल क्लास फैमिलीज से थे। सबके सपने बड़े थे, लेकिन पॉकेट लाइट थी। वो याद करते हैं कि कैसे वो सब हॉस्टल मेस में चीप खाना खाते थे, कैसे एक साथ बैठकर लेट नाइट तक पढ़ते थे, कैसे एक दूसरे के नोट्स शेयर करते थे। एक इंटरेस्टिंग बात, कलाम साहब को मैथमेटिक्स में थोड़ी वीकनेस थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस थीं, लेकिन उनके दोस्त मदद करते थे, समझाते थे। बदले में कलाम साहब उन्हें फिजिक्स और डिजाइन कॉन्सेप्ट्स समझाते थे। यहां से उन्होंने सीखा टीम वर्क। अकेला कोई कंप्लीट नहीं होता, सबकी स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम अनबीटेबल बन जाते हैं। 1958 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। अब नौकरी की तलाश शुरू हुई। कलाम साहब को मिली पहली नौकरी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेंगलोर में। पोजीशन थी टेक्निकल सेंटर में जूनियर टेक्नीशियन की। सैलरी क्या, बस 250 रुपए महीना। आज के जमाने में तो ये एक दिन की पॉकेट मनी भी नहीं है, लेकिन उस वक्त ये भी बहुत था, खासकर उस लड़के के लिए जो कभी अखबार बेचा करता था। HAL में उनका काम था छोटे एयरक्राफ्ट कंपोनेंट्स पर काम करना, डिजाइन करना, टेस्ट करना, इंप्रूव करना। यहां उन्हें मिला असली इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस। क्लासरूम की थ्योरी अब वर्कशॉप की रियलिटी बन रही थी।
लेकिन एक बात उन्हें हमेशा खटकती रहती थी, ये काम रेपिटेटिव था, इनोवेशन के लिए स्कोप कम था। कलाम साहब चाहते थे कुछ नया करना, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने ना किया हो। 1962 में एक दिन उन्हें एक लेटर मिला डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से। DRDO चाहता था कि कलाम साहब उनके साथ ज्वाइन करें। काम था इंडिया के लिए गाइडेड मिसाइल्स डेवलप करना। मिसाइल्स, रॉकेट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी। कलाम साहब के दिल की धड़कन बढ़ गई। ये तो एग्जैक्टली वही था जो वो चाहते थे। बिना देर किए उन्होंने हां कर दी। बैंगलोर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहां से शुरू हुआ उनकी असली जर्नी का, मिसाइल मैन बनने की जर्नी। DRDO में पहले दिन जब वो पहुंचे तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये कोई ऑर्डिनरी जॉब नहीं है। यह है देश की सिक्योरिटी से जुड़ा काम। यह है भारत को आत्मनिर्भर बनाने का काम। उनकी फर्स्ट प्रोजेक्ट थी एक हॉवरक्राफ्ट बनाना। हाँ दोस्तों, हॉवरक्राफ्ट, वो व्हीकल जो पानी और जमीन दोनों पर चल सके। शुरुआत में बहुत चैलेंजेस थे। रिसोर्सेज कम थे, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, टीम छोटी थी, लेकिन कलाम साहब ने हार नहीं मानी। MIT में प्रोफेसर स्पॉन्डर ने जो सिखाया था इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, वहीं यहां अप्लाई किया। दोस्तों, ये था दूसरा चैप्टर, शिक्षा और प्रशिक्षण की कहानी। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक्ट में है, रिजेक्शन है तो रीडायरेक्शन भी है। IAF रिजेक्ट किया, लेकिन DRDO मिला। प्रेशर डायमंड्स बनाता है। प्रोफेसर स्पॉन्डर का 3 डे चैलेंज, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, MIT के दोस्तों का सपोर्ट। हर जॉब एक स्टेपिंग स्टोन है। HAL से DRDO तक का सफर। जुनून हो तो रास्ते मिल जाते हैं। फाइटर पायलट नहीं बने, लेकिन मिसाइल मैन बन गए। कलाम साहब ने यह समय सिर्फ डिग्री लेने में नहीं, खुद को तराशने में लगाया। हर रिजेक्शन से सीखा, हर फेलियर से उठे और हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाया। ट्रेनिंग पीरियड सिर्फ टेक्निकल स्किल्स का नहीं था, यह मेंटल स्ट्रेंथ का, इमोशनल रेजिलियंस का ट्रेनिंग पीरियड था। लेकिन अब सवाल यह है, DRDO में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या वो सक्सेसफुली मिसाइल डेवलप कर पाए, या फिर यहां भी फेलियर्स आईं? इसका रोमांचक जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, खोज और संघर्ष की कहानी में। अध्याय 3। तो दोस्तों, अब शुरू होती है वो कहानी जो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग है, क्योंकि यहां से कलाम साहब सिर्फ एक इंजीनियर नहीं रहे, वो बन गए एक ड्रीमर, एक फाइटर, एक नेशन बिल्डर। 1960s का भारत। आजादी मिले बस 15-20 साल हुए थे। देश करीब था, रिसोर्सेज कम थे, टेक्नोलॉजी में हम बहुत पीछे थे, और सबसे बड़ी बात, हमें डिफेंस में दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। DRDO में कलाम साहब का मिशन क्लियर था, भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंट बनाना। लेकिन यह कहना जितना आसान था, करना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। DRDO में कलाम साहब की पहली बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, डेविल नाम का एक हवाई हमलों से बचाव करने वाला मिसाइल बनाना। सोचिए, जैसे आज हमारे घरों में एयर प्यूरिफायर होता है जो गंदी हवा को साफ करता है, वैसे ही डेविल मिसाइल था जो दुश्मन के विमानों को रोकने के लिए था। टीम छोटी थी, इक्विपमेंट बेसिक थे, बजट लिमिटेड था, लेकिन सपने अनलिमिटेड थे। कलाम साहब याद करते हैं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट थे वो पुराने थे, अक्सर काम नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे आप पुरानी साइकिल से रेस जीतने की कोशिश कर रहे हों। हमें हर चीज खुद से फिगर आउट करनी पड़ती थी। महीनों की मेहनत के बाद जब पहली बार डेविल का टेस्ट हुआ, फेल। मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही ग्राउंड पर रह गई, जैसे कोई पतंग उड़ाने से पहले ही गिर जाए। दूसरी बार फिर मेहनत, फिर टेस्ट, फिर फेल। इस बार मिसाइल लॉन्च तो हुई, लेकिन टारगेट तक नहीं पहुंची। डायरेक्शन गलत हो गई, जैसे कोई एरो निशाने से भटक जाए। टीम डिप्रेस थी, सीनियर्स डाउट कर रहे थे कि क्या यह पॉसिबल भी है। लेकिन कलाम साहब ने कहा कि हर फेलियर हमें सक्सेस के एक कदम करीब ले जाती है। जैसे एक बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, लेकिन हर बार गिरने से सीखता है कि बैलेंस कैसे बनाएं। हम भी यही कर रहे हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये नेवर गिव अप स्पिरिट, यही तो थी उनकी असली ताकत। 1963-64 के बीच कलाम साहब को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। उन्हें भेजा गया नासा में ट्रेनिंग के लिए। अमेरिका में जाकर उन्हें एक नई दुनिया देखने को मिली। वहां की टेक्नोलॉजी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की रिसर्च फैसिलिटीज, सब कुछ वर्ल्ड क्लास था।
जैसे आप छोटे शहर से पहली बार मुंबई या दिल्ली आते हैं और सब कुछ बड़ा और एडवांस दिखता है। उन्होंने नासा के रिसर्च सेंटर्स को देखा, रॉकेट्स की टेस्टिंग देखी, साइंटिस्ट से बातचीत की, लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने देखा कि डेडिकेशन और प्रॉपर प्लानिंग से कुछ भी पॉसिबल है। वो कहते हैं कि नासा में मुझे रियलाइज हुआ कि हम इंडियंस में टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे साइंटिस्ट उतने ही कैपेबल हैं, बस हमें रिसोर्सेज चाहिए, सपोर्ट चाहिए और सबसे ज़्यादा एक क्लियर विजन चाहिए। नासा से लौटने के बाद कलाम साहब के मन में एक नया सपना जन्म चुका था, भारत को स्पेस पावर बनाना। 1960s के मिड में भारत में स्पेस रिसर्च के लिए बनाया गया इनकोस्पार और इसके हेड थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर साराभाई एक विजनरी थे। वो मानते थे कि स्पेस रिसर्च सिर्फ प्रेस्टीज के लिए नहीं, बल्कि देश के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सोचिए, सैटेलाइट से हम किसानों को मौसम की सटीक जानकारी दे सकते हैं, दूर दराज के गांवों में टीवी और रेडियो पहुंचा सकते हैं, दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं। 1963 में डॉक्टर साराभाई ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया। भारत अपना खुद का रॉकेट लॉन्च करेगा और इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया कलाम साहब को। उन्हें ट्रांसफर किया गया थुम्बा, केरला में। दोस्तों, जब मैं आपको बताऊंगा कि थुम्बा में क्या हालात थे तो आप बिलीव नहीं करेंगे। वहां कोई प्रॉपर लैब नहीं थी, कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं था, बजट इतना कम था कि, सुनिए ये इंटरेस्टिंग फैक्ट, रॉकेट के पार्ट्स को बाइसिकल पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। जी हां, आपने सही सुना, बाइसिकल पर। आज तो हम स्विगी जोमैटो से खाना मंगवाते हैं स्कूटर पर, उस वक्त इंडिया के साइंटिस्ट रॉकेट के पार्ट्स बाइसिकल पर ले जा रहे थे। और सबसे मजेदार बात, उन्होंने एक चर्च को कन्वर्ट करके कंट्रोल रूम बना दिया था, बिशप्स हाउस को वर्कशॉप बना दिया। इमेजिन कीजिए, जहां कभी प्रार्थना होती थी वहां अब रॉकेट्स के डिजाइन्स बन रहे थे। यह था इंडिया का जुगाड़, यह था इंडिया की स्पिरिट। कलाम साहब याद करते हैं, हम सब बहुत एक्साइटेड थे। हालात कठिन थे लेकिन मोराल हाई था। हर कोई जानता था कि हम हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे जैसे गली क्रिकेट में जब आप वर्ल्ड कप जीतने का सपना देखते हैं। 21 नवंबर 1963, वो तारीख जो इंडियन स्पेस हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखी गई। इंडिया का पहला रॉकेट नाइके अपाचे सक्सेसफुली लॉन्च हुआ थुम्बा से। रॉकेट छोटा था, बस कुछ किलो पेलोड ले गया, लेकिन सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा था। जैसे एक बच्चे के पहले कदम छोटे होते हैं लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है, वैसे ही ये था इंडिया के लिए। ये था प्रूफ कि हम भी कर सकते हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना है। उस दिन जब रॉकेट आसमान में गया तो पूरी टीम की आंखों में खुशी के आंसू थे। कलाम साहब भी रो पड़े थे। वो चाइल्डहुड में जो पक्षियों को उड़ते देखते थे, आज उनका अपना पक्षी आसमान छू रहा था। थुम्बा की सक्सेस के बाद अगला टारगेट था और भी एम्बिशियस, SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अब तक हम छोटे रॉकेट्स बना रहे थे, अब हमें एक ऐसा बड़ा रॉकेट बनाना था जो सैटेलाइट को स्पेस में ले जा सके। जैसे पहले हम साइकिल चला रहे थे, अब हमें ट्रक चलानी थी। 1970s में कलाम साहब को बनाया गया SLV-3 प्रोजेक्ट का डायरेक्टर। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज था, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। टीम बनाई गई, यंग इंजीनियर्स को भर्ती किया गया। कलाम साहब ने एक चीज क्लियर कर दी, हमारी टीम में कोई बाहरी एक्सपर्ट नहीं होगा, हम खुद सीखेंगे, खुद करेंगे। जैसे आप बाइक चलाना सीखते हैं, कोई और आपके लिए नहीं चला सकता, आपको खुद सीखना पड़ता है। यह था आत्मनिर्भरता का असली मतलब। ईयर्स की मेहनत, बार बार टेस्ट्स, कभी ये पार्ट काम नहीं करता, कभी वो, बजट इश्यूज, पॉलिटिकल प्रेशर, लेकिन टीम हारी नहीं। कलाम साहब ने हर इंजीनियर को मोटिवेट किया। उन्होंने कल्चर बनाया जहां फेलियर को स्टिग्मा नहीं बल्कि लर्निंग अपॉर्चुनिटी माना जाता था। वो अपनी टीम से कहते थे, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। 10 अगस्त 1979, SLV-3 की पहली लॉन्च अटेम्प्ट। पूरा देश देख रहा था, मीडिया प्रेजेंट था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, साइंटिस्ट थे। काउंटडाउन शुरू हुई। 10, 9, 8, 7। लॉन्च हुआ, रॉकेट आसमान में उठा। पहले कुछ सेकंड्स तक सब परफेक्ट लग रहा था। टीम एक्साइटेड थी, सब सोच रहे थे हो गया। लेकिन फिर
कुछ गड़बड़ हुई। कंट्रोल रूम में पैनिक। रॉकेट ने अपने पाथ से भटकना शुरू कर दिया और फिर क्रैश। मिशन फेल्ड। उस दिन की फीलिंग को डिस्क्राइब करना मुश्किल है। ईयर्स की मेहनत सेकंड्स में खत्म। ऐसे जैसे आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी पूरे साल करें और एग्जाम डे पर एडमिट कार्ड भूल जाएं। मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, कुछ पॉलिटिशियंस ने सवाल उठाए, क्या यह पैसे का वेस्ट नहीं है? टीम टूट गई थी। कुछ इंजीनियर्स रो रहे थे, कुछ फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन कलाम साहब वो शांत थे, अपसेट थे, लेकिन डिफीटेड नहीं। उन्होंने पूरी टीम को इकट्ठा किया और फिर वो फेमस इंसिडेंट हुआ जो मैंने इंट्रो में मेंशन किया था। कलाम साहब पूरी टीम को लेकर गए एक नियर बाय चर्च में। वहां खड़े होकर बोले, हम हारे नहीं हैं, हमने सीखा है, हमने डिस्कवर किया है कि क्या गलत हुआ। जैसे एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में फेल होने पर कहा था, मैंने 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। अब हम उसे ठीक करेंगे, हम फिर से ट्राई करेंगे और इस बार हम सक्सेसफुल होंगे। ये था लीडरशिप, ये था विजन, ये था अनशेकेबल फेथ। फेलियर के बाद टीम ने दुगनी मेहनत की, हर छोटी डिटेल को चेक किया, हर पॉसिबल एरर को एलिमिनेट किया। जो से एक स्टूडेंट जो एक बार एग्जाम में फेल हो जाए फिर और मेहनत से पढ़ता है। और फिर आई वो तारीख 18 जुलाई 1980, SLV3 की दूसरी लॉन्च अटेम्प्ट। इस बार पूरी टीम कॉन्फिडेंट थी, लेकिन नर्वस भी, क्योंकि एक और फेलियर का मतलब होता प्रोजेक्ट का एंड। काउंटडाउन, लॉन्च, रॉकेट उठा। पहला स्टेज अलग हुआ, सक्सेसफुल। दूसरा स्टेज सक्सेसफुल। तीसरा स्टेज सक्सेसफुल। और फिर रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस कर दिया गया। सक्सेस इंडिया ने कर दिखाया। उस दिन पूरा श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन जस्ट में डूब गया था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। कलाम साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। भारत दुनिया का छठा देश बन गया जो अपने सैटेलाइट्स खुद लॉन्च कर सकता था। न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आईं, रेडियो पर अनाउंसमेंट हुई, पूरा देश गर्व से फूल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह था प्रूफ कि इंडियन साइंटिस्ट किसी से कम नहीं है। हमें बस मौका चाहिए, विश्वास चाहिए। दोस्तों, यह था तीसरा चैप्टर, क्वेस्ट, खोज और संघर्ष की कहानी। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? फेलियर सिखाती है, तोड़ती नहीं। डेविल की फेलियर से लेकर SLV3 की पहली फेलियर तक। रिसोर्सेज की कमी एक्सक्यूज नहीं है। बाइसिकल पर लॉकेट पार्ट्स, चर्च में लैब। टीम स्पिरिट ही सक्सेस की है। तुम्बा और श्रीहरिकोटा की टीम्स। विजन क्लियर हो तो रास्ते बन जाते हैं। डॉक्टर साराभाई और कलाम साहब का विजन। परसिस्टेंस पेज ऑफ। 1979 की फेलियर के बाद 1980 की सक्सेस। कलाम साहब ने सिखाया कि क्वेस्ट यानी खोज कभी आसान नहीं होती। हर ग्रेट अचीवमेंट के पीछे काउंटलेस फेलियर्स होती हैं, लेकिन जो हार नहीं मानते, जो सीखते रहते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। SLV3 की सक्सेस ने कलाम साहब को बना दिया एक नेशनल हीरो, लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका। अब सवाल यह है कि इस सक्सेस के बाद क्या हुआ? क्या कलाम साहब यहीं संतुष्ट हो गए, या फिर उनके सामने आए और भी बड़े चैलेंजेस? कैसे बने इंडिया के मिसाइल मैन? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर, समर्पण की कहानी में, जहां बनेंगे इंडिया के मिसाइल्स अग्नि, पृथ्वी, आकाश। अध्याय 4। दोस्तों, SLV3 की सफलता के बाद कलाम साहब नेशनल हीरो बन चुके थे, लेकिन उनके लिए ये सिर्फ शुरुआत थी। असली मिशन अभी बाकी था, भारत को मिसाइल्स के क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट बनाना। 1980s का दौर था, कोल्ड वॉर चल रहा था, दुनिया में हथियारों की होड़ थी। भारत के पड़ोसी देश मिलिटरीली स्ट्रांग हो रहे थे, और हमारे पास इंपोर्टेड वेपन्स थे जो अनरिलायबल और एक्सपेंसिव थे। जैसे आप हमेशा दूसरों से उधार लेकर काम चलाते हैं, कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। ऐसे में एक विजन जन्मा, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। सिंपल भाषा में, इंडिया अपनी खुद की मिसाइल्स बनाएगा, 5 अलग अलग तरह की, सब एक साथ। यह था इंडिया का सबसे एम्बिशियस डिफेंस प्रोजेक्ट, और इस पूरे प्रोग्राम का लीडर बनाया गया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। 1983 में ऑफिशियली शुरू हुआ IGMDP। टारगेट था 5 मिसाइल्स बनाना। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं ये मिसाइल्स क्या करती हैं। पृथ्वी, ये जमीन से जमीन पर मार करती है। जैसे क्रिकेट में आप एक फील्डर से दूसरे फील्डर को बॉल थ्रो करते हैं। रेंज है 150 से 350 किलोमीटर। अग्नि,
ये लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल है, बहुत दूर तक मार कर सकती है। ये हमारी मेन डिफेंस पावर है। रेंज है 1000 प्लस किलोमीटर्स। त्रिशूल, ये क्विक रिएक्शन मिसाइल है। जैसे गोलकीपर तुरंत गोल बचाता है, वैसे ये तुरंत हवाई हमलों से बचाती है। आकाश, ये भी हवाई हमलों से बचाव के लिए है, लेकिन मीडियम रेंज में। नाग, ये एनिमी टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए है, जैसे वीडियो गेम्स में एंटी टैंक वेपन्स होते हैं। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन रियलिटी बहुत टफ थी। कलाम साहब कहते हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज था। एक नहीं 5 मिसाइल्स, अलग अलग काम, अलग अलग टेक्नोलॉजी, ऐसे जैसे आप एक साथ 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स में टॉपर बनना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने कहा हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेंगे। जो टेक्नोलॉजी एक मिसाइल में काम करेगी उसे दूसरी में भी यूज करेंगे। जैसे मोबाइल फोन के पार्ट्स को अलग अलग गैजेट्स में यूज किया जा सकता है। यह था इनोवेशन, यह था स्मार्ट थिंकिंग। सबसे पहले फोकस किया गया पृथ्वी मिसाइल पर। पृथ्वी का मतलब होता है धरती, और यह मिसाइल धरती से धरती पर मार करने के लिए थी। टीम बनाई गई, यंग इंजीनियर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। कलाम साहब ने एक यूनिक मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो किया। वो कहते हैं मैंने कभी माइक्रो मैनेज नहीं किया, मैंने अपनी टीम को फ्रीडम दी, मैंने उन पर ट्रस्ट किया, जैसे एक अच्छा कैप्टन अपने प्लेयर्स पर ट्रस्ट करता है। हाँ, गाइडेंस दी, सपोर्ट दिया, लेकिन उन्हें अपने आइडियाज एक्सप्लोर करने दिए। ये लीडरशिप स्टाइल बहुत इफेक्टिव था। यंग इंजीनियर्स फील करते थे कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ क्रिएट कर रहे हैं। 1988 में पृथ्वी का पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। मिसाइल ने अपना टारगेट एक्यूरेटली हिट किया। रेंज थी 150 किलोमीटर्स। भारत के पास अब अपनी खुद की टैक्टिकल मिसाइल थी। मीडिया में हेडलाइंस आई, इंडिया जॉइन्स एलीट मिसाइल क्लब। लेकिन कलाम साहब ने सेलिब्रेट करने के बजाय कहा यह तो बस शुरुआत है, अभी 4 और मिसाइल्स बाकी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अग्नि। अग्नि मिसाइल, नाम सुनते ही पावर का एहसास होता है। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं था, यह था इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेटरेंस कैपेबिलिटी। सिंपल भाषा में यह हमारा डोंट मेस विद इंडिया कार्ड था। इसका मतलब दूर बैठा कोई भी दुश्मन 2 बार सोचेगा इंडिया पर हमला करने से पहले। लेकिन अग्नि बनाना बहुत मुश्किल था। सोचिए, आपको एक ऐसी चीज बनानी है जो बहुत तेज उड़े, जैसे फाइटर जेट से भी तेज, बहुत दूर जाए 1000 प्लस किलोमीटर, सही निशाने पर लगे, बिल्कुल एक्यूरेट, बहुत गर्मी सहन करे जब स्पेस से वापस आए। 1980s के लेट ईयर्स, बहुत मेहनत चल रही थी, लेकिन साथ ही इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ रहा था। डेवलप कंट्रीज नहीं चाहते थे कि इंडिया मिसाइल टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। एक इंसिडेंट कलाम साहब हमेशा याद करते हैं। एक बार उन्हें रशिया से कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स इंपोर्ट करने थे। सब सेट हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में डील कैंसिल हो गई, पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से। जैसे आपने ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया, पेमेंट भी हो गया, लेकिन डिलीवरी के टाइम पर मैसेज आया, सॉरी कैंसल्ड। टीम डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन कलाम साहब ने कहा अच्छा हुआ, अब हम खुद बनाएंगे, और जो हम खुद बनाएंगे वो हमेशा हमारा रहेगा, कोई छीन नहीं सकेगा। जैसे घर का बना खाना, भले थोड़ी मेहनत लगे, लेकिन टेस्ट और ओनरशिप दोनों अपने। और फिर शुरू हुई दिन रात की मेहनत। इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने वो कंपोनेंट्स खुद डेवलप किए। 22 में 1989 अग्नि का पहला टेस्ट लॉन्च व्हीलर आइलैंड से लॉन्च किया गया, जिसे अब अब्दुल कलाम आइलैंड कहते हैं। टेंशन बहुत था, पूरा देश देख रहा था, इंटरनेशनल मीडिया भी फोकस कर रही थी। काउंटडाउन, लॉन्च। मिसाइल बिजली की तरह आसमान में उठी, ऐसे जैसे कोई बाज शिकार पर झपट्टा मार रहा हो। पहला स्टेज अलग हुआ, परफेक्ट। दूसरा स्टेज इग्नाइट हुआ, परफेक्ट। मिसाइल ने अपना टारगेट 1000 प्लस किलोमीटर दूर एक्यूरेटली हिट किया। सक्सेस, अग्नि टेस्ट सक्सेसफुल। उस दिन इंडिया ने दुनिया को संदेश दे दिया, हम डिफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी रखते हैं, हमारे साथ छेड़छाड़ की कोशिश मत करना। कलाम साहब उस दिन को याद करते हुए कहते हैं, मुझे अपने देश पर, अपनी टीम पर बहुत गर्व हुआ। हमने वो कर दिखाया जो दुनिया को लगता था कि हम नहीं कर सकते, जैसे कोई अंडरडॉग टीम वर्ल्ड कप जीत जाए। दोस्तों,
एक बात जो कलाम साहब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, वो थी उनकी टीम बिल्डिंग एबिलिटी। आईजीएमटीपी में हजारों लोग काम कर रहे थे, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, वर्कर्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एक्सपर्टीज। कलाम साहब ने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां हायरार्की कम थी। जूनियर इंजीनियर भी डायरेक्टली कलाम साहब से बात कर सकता था। आइडियाज वेलकम थे, कोई भी अपना सजेशन दे सकता था। फेलियर्स को ब्लेम नहीं किया जाता था, सीखने का मौका माना जाता था और क्रेडिट शेयर होता था। सक्सेस में सबका योगदान रिकॉग्नाइज किया जाता था। एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, अग्नि प्रोजेक्ट में एक यंग इंजीनियर ने एक इनोवेटिव आइडिया सजेस्ट किया गाइडेंस सिस्टम के लिए। सीनियर साइंटिस्ट को डाउट था, ये कैसे काम करेगा, बट कलाम साहब ने कहा, लेट्स ट्राई करते हैं। अगर फेल हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, लेकिन अगर सक्सेस हुआ तो क्रेडिट इस यंग इंजीनियर की। वो आइडिया सक्सेसफुल रहा, उस यंग इंजीनियर का कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और बाद में वो इंजीनियर भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना। कलाम साहब कहते थे, लीडर वो नहीं जो सब कुछ खुद करे, लीडर वो है जो दूसरों को इनेबल करे, एम्पावर करे। जैसे एक अच्छा टीचर अपने स्टूडेंट्स में से फ्यूचर टीचर्स बनाता है। लेकिन दोस्तों, ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी जितनी सुनने में लग रही है। बहुत सारी डिफिकल्टीज भी आईं। बजट इश्यूज, मिसाइल प्रोग्राम कॉस्टली था, गवर्नमेंट हमेशा पूरा फंड नहीं दे पाती थी। कभी कभी प्रोजेक्ट स्लो हो जाते थे, जैसे आप बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन पॉकेट मनी टाइम पर नहीं मिल रही है। टेक्निकल फेलियर्स, हर टेस्ट सक्सेसफुल नहीं होता था। त्रिशूल और आकाश मिसाइल्स में इनिशियल टेस्ट में फेलियर्स आईं। पॉलिटिकल प्रेशर, कुछ पॉलिटिशियंस सवाल उठाते थे, इतना पैसा डिफेंस में क्यों, एजुकेशन और हेल्थ केयर में लगाओ। इंटरनेशनल सैंक्शंस, 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद तो इंडिया पर हैवी सैंक्शंस लग गए। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया, जैसे आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया। लेकिन हर चैलेंज ने टीम को और स्ट्रांग बनाया। कलाम साहब का एक फेमस कोट है, मुश्किलें आपकी जिंदगी में आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपकी छुपी हुई ताकत दिखाने आती हैं। जैसे प्रेशर से कोल डायमंड बनता है। 1990s में कलाम साहब को मिलने लगे नेशनल और इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस। 1981 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण, 1997 में इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, कलाम साहब कभी भी इन अवार्ड्स को अपनी पर्सनल अचीवमेंट नहीं मानते थे। अवार्ड सेरेमनी में उन्होंने कहा, यह अवार्ड मेरा नहीं है, ये अवार्ड उन हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस का है जिन्होंने दिन रात मेहनत की। ये अवार्ड उस देश का है जिसने हम पर विश्वास किया। ये थी उनकी ह्यूमिलिटी, ये था उनका कैरेक्टर। जैसे सचिन तेंदुलकर कहते थे, क्रिकेट इज अ टीम गेम, माई सेंचुरीज आर टीम एफर्ट। इतनी बड़ी अचीवमेंट्स के पीछे पर्सनल सेक्रीफाइसेस भी थे। कलाम साहब ने कभी शादी नहीं की, पूरी जिंदगी बैचलर रहे। एक बार किसी ने पूछा, सर आपने शादी क्यों नहीं की? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी शादी हो गई थी मेरे काम से। मिसाइल्स मेरे बच्चे थे, इंडिया मेरा परिवार था, मुझे और क्या चाहिए था। फैमिली टाइम कम था, वीकेंड्स भी लैब में बीतते थे, हॉलीडेज नहीं होती थीं। जब दोस्त दिवाली मना रहे होते थे, कलाम साहब लैब में होते थे। जब लोग न्यू ईयर पार्टी कर रहे होते थे, कलाम साहब मिसाइल टेस्ट की प्लानिंग कर रहे होते थे। लेकिन कभी कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि उनके लिए यह सैक्रिफाइस नहीं था, यह था समर्पण, प्रोपिटिएशन। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए रातें जागती है, वो सैक्रिफाइस नहीं, प्यार होता है। वैसे ही कलाम साहब के लिए यह सब प्यार था अपने देश से। आईजीएमडीपी की वजह से आज इंडिया के पास है पृथ्वी, जो इंडियन आर्मी की बैकबोन है। अग्नि सीरीज, अग्नि 1 से लेकर अग्नि 5 तक डिफरेंट रेंजेस। अग्नि 5 तो 5000+ किलोमीटर तक मार कर सकती है। आकाश, जो आज भी इंडिया की एयर डिफेंस में यूज होती है। ब्रह्मोस, जो दुनिया की सबसे फास्ट क्रूज मिसाइल, यहां भी कलाम साहब का कंट्रीब्यूशन था। इन मिसाइल्स की वजह से इंडिया आज मिलिटरीली स्ट्रांग है। किसी देश की हमें धमकाने की हिम्मत नहीं होती। हम दुनिया के टॉप 5 मिलिट्री पावर्स में हैं। और यह सब पॉसिबल हुआ एक इंसान की विजन और डेडिकेशन की वजह से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जो लड़का रामेश्वरम में अखबार बेचता था, वो आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों, ये था चौथा चैप्टर, प्रोपिटिएशन यानी समर्पण और राष्ट्र सेवा की कहानी। इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है? विजन को एक्शन में बदलना। IGMDP सिर्फ प्लान नहीं, एग्जीक्यूशन था। टीम को एम्पावर करना, लीडर वो जो फॉलोअर्स नहीं लीडर्स बनाए। ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज बनाना। सैंक्शंस ने हमें सेल्फ रिलायंट बनाया। पर्सनल सैक्रिफाइसेस, बड़ी अचीवमेंट्स के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ह्यूमिलिटी इन सक्सेस, अवार्ड मिलने पर भी ग्राउंडेड रहना। कलाम साहब ने दिखाया कि असली प्रोपिटिएशन यानी समर्पण का मतलब है अपने देश के लिए, अपने काम के लिए, अपने सपनों के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देना, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना किसी शर्त के। जैसे गंगा बहती है, बिना रुके, बिना थके, बस अपना काम करते हुए। मिसाइल मैन की टाइटल सिर्फ उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज की वजह से नहीं मिली, ये मिली उनकी डेडिकेशन, परसीवरेंस और सेल्फलेस सर्विस की वजह से। लेकिन अब सवाल यह है कि इतनी सारी अचीवमेंट्स के बाद कलाम साहब की जिंदगी में क्या बदलाव आया? उन्होंने क्या सोचा जीवन और देश के बारे में? उनका फिलॉसफी क्या था? और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति बनने के बाद क्या हुआ? इसका गहरा जवाब मिलेगा अगले और आखिरी चैप्टर, कंटेम्पलेशन यानी चिंतन और जीवन दर्शन की कहानी में। वहां मिलेंगे वो लाइफ लेसन्स जो आपकी सोच बदल देंगे। अध्याय 5। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं इस अद्भुत यात्रा के आखिरी पड़ाव पर, जहां कलाम साहब सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं रहे, बल्कि बन गए एक फिलॉसफर, एक टीचर, एक गाइड। 1990s के मिड में कलाम साहब 60 प्लस की उम्र में थे। जिंदगी के 40 प्लस साल साइंस और टेक्नोलॉजी को दिए थे। मिसाइल्स बना चुके थे, SLV-3 सक्सेसफुल हो चुका था, अग्नि टेस्ट हो चुका था। अब वक्त था रुककर सोचने का, इस सब का मतलब क्या है? इंडिया को आगे कहां जाना है? यंग जनरेशन को क्या संदेश देना है? 1998 में कलाम साहब ने एक बुक लिखी, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, डॉक्टर यस राजन के साथ। इस बुक में उन्होंने अपना विजन रखा कि 2020 तक इंडिया कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टैलेंट है, यूथ है, बस जरूरत है एक क्लियर रोड मैप की और कलेक्टिव विल की। उन्होंने 5 की एरियाज आइडेंटिफाई किए, मतलब खाद्य सुरक्षा और किसानों की समृद्धि। 2, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, हर नागरिक को अच्छा हेल्थ केयर। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, पावर, कनेक्टिविटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब डिजिटल इंडिया। सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, मतलब डिफेंस, स्पेस और न्यूक्लियर। यह सिर्फ एक थ्योरेटिकल बुक नहीं थी, ये थी एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट, स्टेप बाय स्टेप प्लान। कलाम साहब कहते थे कि सपने देखना तो हर कोई जानता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए डिटेल्ड प्लानिंग, हार्डवर्क और परसिस्टेंस चाहिए। 1990 से कलाम साहब ने स्टूडेंट्स और यूथ के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया। वो कॉलेजेस जाते थे, स्कूल्स जाते थे, स्टूडेंट्स से बात करते थे, उनके क्वेश्चन सुनते थे, और सबसे अच्छी बात, वो कभी लेक्चर नहीं देते थे, हमेशा कॉन्वर्सेशन करते थे। स्टूडेंट्स उनसे पूछते, सर हम साइंटिस्ट कैसे बने? कलाम साहब कहते, पहले ये पूछो कि तुम साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हो। अगर सिर्फ अच्छी सैलरी के लिए तो मत बनो, लेकिन अगर कुछ नया डिस्कवर करने का जुनून है, देश के लिए कुछ करने का पैशन है, तो जरूर बनो। क्योंकि असली साइंटिस्ट वो नहीं जो डिग्री लेता है, असली साइंटिस्ट वो है जो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी रखता है। स्टूडेंट्स पूछते, सर हम गरीब हैं, रिसोर्सेज नहीं है, कैसे सक्सीड करें? कलाम साहब मुस्कुराकर कहते, मैं भी तो गरीब था, अखबार बेचता था, लेकिन मेरे पास था सपना, मेहनत करने की इच्छा और हार ना मानने का जज्बा। तुम्हारे पास भी है ये सब, बस पहचानो अपनी स्ट्रेंथ को। इस चैप्टर में कलाम साहब ने अपने लाइफ लेसन शेयर किए, कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स जो उन्होंने अपनी जर्नी में सीखे। ड्रीम ड्रीम ड्रीम, कलाम साहब का सबसे फेमस कोट, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो आपको नींद ही ना आने दें। वो कहते हैं कि बड़े सपने देखो, इतने बड़े कि लोग कहें कि ये इम्पॉसिबल है, और फिर उन इम्पॉसिबल सपनों को पॉसिबल बनाओ, क्योंकि हिस्ट्री वही लोग बनाते हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। दूसरा, फेलियर इज नॉट फाइनल। IAF में रिजेक्ट हुए, डेविल मिसाइल फेल हुई, SLV-3 पहली बार फेल हुआ,
लेकिन हर बार उठे, हर बार सीखा। फेलियर एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। हर फेलियर तुम्हें सक्सेस के एक कदम करीब ले जाती है, बस हार मत मानो। 3. बी हम्बल। भारत रत्न मिलने के बाद भी कलाम साहब वही सिंपल इंसान रहे। नो ईगो, नो एरोगेंस। जितना बड़ा बनोगे उतना ही हम्बल रहना, क्योंकि असली ग्रेटनेस ह्यूमिलिटी में है, शो ऑफ में नहीं। 4. टीम वर्क। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। हर ग्रेट अचीवमेंट के पीछे एक ग्रेट टीम होती है। सीखो कोलैबोरेट करना, सीखो क्रेडिट शेयर करना। 5. लव योर कंट्री। तुम्हारा पहला प्यार होना चाहिए तुम्हारा देश। जो कुछ भी करो, सोचो क्या इससे मेरे देश को फायदा होगा? अगर हां तो करो, अगर नहीं तो मत करो। कलाम साहब एक डीपली स्पिरिचुअल पर्सन थे, लेकिन धार्मिक नहीं थे। उन्होंने भगवत गीता पढ़ी थी, कुरान पढ़ी थी, बाइबल पढ़ी थी। वो कहते थे, सब धर्मों का सार एक है। प्यार करो, सच बोलो, मेहनत करो, दूसरों की मदद करो, बाकी सब तो रिचुअल्स हैं। उनके पिता जैनुल आबदीन ने बचपन में सिखाया था, जब तुम प्रार्थना करते हो तो तुम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, और यूनिवर्स हमेशा उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ये फिलॉसफी कलाम साहब के साथ जिंदगी भर रही। एक इंटरेस्टिंग बात, कलाम साहब हर रोज सुबह वीणा, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बजाते थे। संगीत से उन्हें पीस मिलती थी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी दो अलग चीजें नहीं हैं। दोनों एक ही ट्रूथ को खोजती हैं, अलग अलग तरीकों से। 2002 में एक बड़ा बदलाव आया कलाम साहब की जिंदगी में। उन्हें चुना गया इंडिया का 11वां राष्ट्रपति। शुरुआत में वो रिलक्टेंट थे, कहने लगे, मैं तो एक सिंपल साइंटिस्ट हूं, पॉलिटिक्स मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन देश के नेताओं ने कहा, सर, एग्जैक्टली इसीलिए हम आपको चाहते हैं। हमें एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो यूथ को इंस्पायर करे, जो साइंस और टेक्नोलॉजी को प्रमोट करे, जो सबके लिए एक्सेसिबल हो। और फिर कलाम साहब ने हां कर दी। 2002 से 2007 तक वो इंडिया के राष्ट्रपति रहे। उन्हें प्यार से बुलाया जाता था एज द पीपल्स प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति भवन में रहकर भी उनकी सिंप्लिसिटी कम नहीं हुई। वो स्टूडेंट्स को इनवाइट करते थे, स्कूल्स विजिट करते थे, हमेशा एक्सेसिबल रहते थे। 2015 में 27 जुलाई को IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए कलाम साहब का निधन हो गया। आखिरी सांस तक वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। क्या इससे बेहतर एंड हो सकता था एक टीचर का? उनकी लेगेसी क्या है? स्टार्स, इंडिया को मिसाइल पावर बनाया, लाखों स्टूडेंट्स को इंस्पायर किया, सिंप्लिसिटी और ह्यूमिलिटी की मिसाल बने, साइंस को एक्सेसिबल बनाया, यूथ में कॉन्फिडेंस भरा। लेकिन सबसे बड़ी लेगेसी है उनका मैसेज। कलाम साहब का फाइनल मैसेज यंग इंडिया को, तुम अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। कोई तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम खुद पर विश्वास करो। सपने देखो, मेहनत करो, नैतिकता से जियो और अपने देश से प्यार करो। तुम वो बदलाव हो जो इंडिया को चाहिए। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट देम। दोस्तों, जब हम विंग्स ऑफ फायर को पूरा पढ़ते हैं तो हमें मिलती हैं लाइफ की वो लेसन्स जो किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलती। छोटी शुरुआत से भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है, रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक। एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है, गरीबी से निकलने का यही रास्ता। फेलियर्स तुम्हें बनाती हैं, तोड़ती नहीं हैं। हर रिजेक्शन के बाद रीडायरेक्शन। टीम स्पिरिट सबसे इंपॉर्टेंट है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ह्यूमिलिटी महानता की पहचान है। जितना बड़ा इंसान उतना ही सरल। देश सबसे पहले, पर्सनल एम्बिशन से पहले नेशनल इंटरेस्ट। द फायर स्टिल बर्न्स। कलाम साहब भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी टीचिंग्स हमेशा के लिए हैं। आज भी जब कोई स्टूडेंट स्ट्रगल करता है तो कलाम साहब की स्टोरी याद आती है। आज भी जब कोई फेल होता है और डिप्रेस्ड होता है तो कलाम साहब के वर्ड्स इंस्पायर करते हैं। आज भी जब इंडिया कोई नई अचीवमेंट करता है, स्पेस में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में, तो कलाम साहब की फाउंडेशन नजर आती है। विंग्स ऑफ फायर सिर्फ एक बुक नहीं है, ये है एक मूवमेंट, ये है एक मैसेज, ये है एक मिशन।
मिशन की हर इंडियन अपने अंदर की आग को जलाए रखे, मिशन की हर यूथ अपने विंग्स फैलाए और उड़े, मिशन की हर सपना रियलिटी बने। कलाम साहब ने दिखाया कि सामान्य परिस्थितियों से भी असामान्य व्यक्ति बन सकते हैं। बस जरूरत है जुनून की, मेहनत की और हार ना मानने की। तो दोस्तों, ये थी विंग्स ऑफ फायर, एक ऐसी किताब जो सिर्फ बायोग्राफी नहीं बल्कि हर युवा के लिए एक जीवन मार्गदर्शिका है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी जिंदगी से साबित किया कि जन्म से नहीं, कर्म से महान बना जाता है। उनके पास न बड़ा घर था, न पैसा, न कोई बड़ा नाम, लेकिन उनके पास था एक सपना, एक जुनून और हार न मानने का जज्बा। उन्होंने हमें सिखाया, फेलियर से डरो मत, वो तुम्हें तैयार कर रही हैं बड़ी सक्सेस के लिए। सपने बड़े देखो, इतने बड़े कि लोग उन्हें इम्पॉसिबल कहें। देश को सबसे पहले रखो, क्योंकि असली खुशी सर्विस में है। सिंपल रहो, चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू लो। यूथ में विश्वास रखो, क्योंकि तुम ही हो इंडिया का भविष्य। ये किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ में स्टक महसूस करता है, सोचता है कि सर्कमस्टेंसेस उसे रोक रहे हैं, फेलियर से डरता है, अपने सपनों को छोटा समझता है, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। विंग्स ऑफ फायर आपको विंग्स देगी, उड़ने की, सपने देखने की और उन सपनों को हकीकत बनाने की। अब आपकी बारी है मेरे दोस्तों। अगर डॉक्टर कलाम की स्टोरी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक बटन को जोर से दबाइए, इससे ये इंस्पायरिंग मैसेज और लोगों तक पहुंचेगा। बेल सब्सक्राइब करें किताबों से सीखा को, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज। अगली वीडियो में आ रही है स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, वो कहानी जिसने दुनिया बदल दी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें उस दोस्त के साथ जो एग्जाम में फेल हो गया है, उस भाई बहन के साथ जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड है, उन पेरेंट्स के साथ जो अपने बच्चों को इंस्पायर करना चाहते हैं, उस टीचर के साथ जो अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहते हैं। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया और क्यों? दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम के कौन से वर्ड्स ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया? और तीसरा क्वेश्चन है, आपका वो कौन सा सपना है जो आपको नींद नहीं आने देता? शेयर कीजिए, कौन जानता है आपकी स्टोरी ही किसी और को इंस्पायर कर दे। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने विंग्स ऑफ फायर नहीं पढ़ी है तो आज से पढ़ना शुरू करें। गारंटी देता हूं, यह किताब आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। याद रखिए डॉक्टर कलाम के गोल्डन वर्ड्स, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शंस। तो आज से, अभी से अपने सपनों को पंख दो, अपने अंदर की आग को जलाए रखो और उड़ जाओ बुलंदियों की ओर। क्योंकि याद रखो, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। मिलते हैं अगले किताब में एक नई इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।